हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसका भी एक तरफा टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आ चुके हैं। ठीक है, तो बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी आपको पहले लेके चलते हैं इसके मेन कॉन्टेंट की तरफ। ठीक है, यहां पर मेन स्लाइड पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सा टॉपिक है, इसके लिए ज्यादा ना मतलब परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जो भी इस लेक्चर में आपको डिलीवर किया जा रहा है बस उस बात को दिल से लगा के रखना, तुम्हारा काम जो है बहुत ही स्मूथ तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट अ हॉट कप ऑफ टी, एक गर्म चाय की प्याली हो, a hot cup of tea if left on the table begins to cool gradually। इसका मतलब ये कि अगर कोई गर्म चाय की प्याली है किसी रूम में, अगर वो रखी हुई है तो ऑब्वियसली कुछ समय के बाद चाय जो है वो ठंडी हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट एंड फाइनली अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। भाई ठंडा मतलब कितना ठंडा, बर्फ थोड़ी बन जाएगी भाई। इट विल कूल डाउन अप टू अ टेम्परेचर विच इज बेसिकली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? यहीं से तुमको ना एक टर्म समझ में आता है बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम। यहीं से एक पॉइंट आएगा जो कि थर्मोडायनेमिक्स की बहुत ही शानदार कैटेगरी में आता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है यार? दो बॉडीज के बीच में हीट का फ्लो होता है। कब तक होता है? दो बॉडीज के बीच में हीट का फ्लो होता है, लेकिन कब तक होता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आया समझ? तो टेम्परेचर के सेम होने वाली कंडीशन को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, या थर्मल इक्विलिब्रियम दरअसल एक ऐसी कंडीशन है जहां पे दो बॉडीज के बीच में कोई भी फर्दर फ्लो ऑफ हीट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और अगर हीट फ्लो कर रहा है इसका मतलब हीट फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टुवर्ड्स अ लो टेम्परेचर बॉडी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि वो जो हॉट कप ऑफ टी है ना, वो दरअसल कूल डाउन होगा। कूल डाउन होते होते वो किस टेम्परेचर तक कूल हो जाएगा भैया? ये टेम्परेचर जो होगा ना वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा। ठीक है, वहां तक आगे कूल डाउन हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। आया समझ की नहीं? ये होता है हमारा कॉमन एक्सपीरियंस, ये होता है हमारा कॉमन एक्सपीरियंस। अब इसी पर न्यूटन का एक बहुत ही एक तरफा लॉ दिया गया है। ठीक है, न्यूटन ने दिया है, तो ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस था। अब क्या कहा गया? नोट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर। पहले टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर एंड द सराउंडिंग को आप नोट कर लो। यहां पे एक बात का ख्याल रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को समझने के टाइम पे ना सिर्फ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज बेसिकली द टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पर सिर्फ टेम्परेचर मैटर नहीं करेगा, यहां पे जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी वो सिर्फ टेम्परेचर नहीं होगा, वो होगा बेटा टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई? माइनस तो करना पड़ेगा। अब किसको किस में से माइनस करना है? तो टी में से टी नॉट को माइनस करना है। अब सर ये टी और टी नॉट इन दोनों में अंतर क्या होगा? तो ये जो टी होने वाला है ना, इस बात को अभी ही अच्छे से कहीं पे लिख लो, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और भाई लेक्चर देखने के टाइम पे तो भाई कॉपी लेकर के बैठा करो, ताकि जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हुआ तुमने कॉपी में लिखना स्टार्ट करा, जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ तुम्हारे नोट्स हो गए पूरे प्रिपेयर तुम्हारे समक्ष। ठीक है, बस एक काम करना पड़ेगा, उसके बाद रिवाइज करना पड़ेगा, बस मसला सॉल्व। तो यहां पे क्या होगा? टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, जब मैं सिर्फ टी वाला टर्म यूज कर रहा हूं ना, सो दिस टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और जब मैंने टी नॉट का टर्म यूज करा है, सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जब मैं टी नॉट का टर्म यूज करूंगा, सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जब मैं टी नॉट का टर्म यूज करूंगा, सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को समझने के दौरान आपको सिर्फ टेम्परेचर पे फोकस नहीं करना है, व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज द टेम्परेचर डिफरेंस। किन दो चीजों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा? एक बॉडी का टेम्परेचर, एक सराउंडिंग का टेम्परेचर। इन दोनों के टेम्परेचर्स के बीच की जो डिफरेंस होगी उसकी हमको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना फंडा समझ में आ गया। अब यहां पे नोट करेंगे हम टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर। बॉडी को मैंने इस बार वाटर लेके रखा हुआ है,
नो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर एंड सराउंडिंग एट वेरियस टाइमिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा तो उस समय T इक्वल टू 0 था, तो उस समय वाटर का टेम्परेचर मान ले यहाँ पर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान ले यहाँ पे गर्म उबलता हुआ पानी है। तो मैंने क्या बोल दिया कि जब मैंने ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करा तो वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे था, सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पे था, है ना। अब क्या होगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा, अब मान ले 10 सेकंड बीत गए तो इसका टेम्परेचर हल्का सा कम हो जाएगा। लेकिन तुम एक बात जानते हो यार, जो सराउंडिंग है ना, वैसे अगर आप बात करते हैं इन जनरल सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग मतलब ये एटमॉस्फेयर पूरा, इसकी थर्मल कैपेसिटी होती है इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब आप सराउंडिंग को कितनी भी हीट दे दो, इससे इस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कुछ कंसिडरेबल इंक्रीज यहाँ पे नहीं होता है। तो मैं अभी ऐसा मान लेता हूँ कि भाई साहब ये तुम्हारे पास था वाटर का टेम्परेचर, ये तुम्हारे पास था सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कम होना शुरू होगा टेम्परेचर, बिकॉज क्यों भाई, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई बॉडी टेम्परेचर टुवर्ड्स अ लो बॉडी टेम्परेचर। आया समझ के नहीं, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट का फ्लो शुरू हो जाएगा और किस तरफ होगा, जहां पे टेम्परेचर कम है। तो ये जो फ्लो हो रहा है ना, तो इससे क्या है कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आया समझ के नहीं, पहले टेम्परेचर ऑफ वाटर यहाँ पे था, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग यहाँ पे था, इस लेवल का मैं डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे पानी जो है ठंडा होना शुरू होगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पानी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो दरअसल कम होता जाएगा समय के साथ साथ। आया समझ। तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है, नॉट जस्ट टेम्परेचर बट टेम्परेचर का पूरा डिफरेंस, ये कम होना शुरू हो जाएगा। आगे समझ। तो बेटा चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। अब यहां पे जो ग्राफ था ना वो जरा देखते हुए चलेगा। ग्राफ इज बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम। ग्राफ किसके बीच का है, ग्राफ है बेटा टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम के बीच का ग्राफ, ठीक है। मैंने बोल के रखा था T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड T नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। ग्राफ से हम किन किन चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं, तो यहां लिखा हुआ है द कूलिंग ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर एंड दैट ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे जो कूलिंग ऑफ वाटर का टर्म यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, वो दरअसल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोल सकता हूं मैं उसे। क्या बोल सकता हूं बेटा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अब ये चीज ना काफी लोगों को जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है, तो अब मेरा काम है कि मैं पूरा समझाऊंगा इसको, ठीक है। जब मैं आपसे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोलता हूं, एक बात सुनते हुए चलिएगा सब लोग। जैसे मान लो एक बॉडी जो कि बहुत ही गर्म बॉडी है, ठीक है। अब मैंने बोला क्या, इसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बहुत ज्यादा करवा दो। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बहुत ज्यादा करवा दो, इसका मतलब ये कि इसके अंदर में से ना हीट को जल्दी जल्दी और ज्यादा ज्यादा निकाल दो। आया समझ। जल्दी जल्दी क्यों, बिकॉज टाइम भी तो मैटर करेगा। मैंने पहले ही एक टर्म यूज कर दिया है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है। रेट का मतलब वैसे भी क्या होता है, क्वांटिटी इज बेसिकली डिवाइडेड बाय टाइम। और यहां पे लॉस ऑफ हीट हो रहा है, मतलब बॉडी को हीट मिल नहीं रही है, बॉडी से हीट जा रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहां पे क्या बोल दिया मैंने, अगर बॉडी का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, इसका मतलब समय के साथ साथ बॉडी की जो हीट है वो दरअसल उससे छूट रही है, बॉडी की हीट जो है वो बॉडी से बाहर निकल रही है। अब समझना, अगर किसी बॉडी की हीट उस बॉडी से बाहर निकल रही है तो बॉडी यहां पे ठंडी हो जाएगी या गर्म हो जाएगी, ये सवाल मैंने आपके सामने पोस्ट किया है, ठीक है। सवाल क्या है, अगर कोई बॉडी हीट रिलीज कर रही है या अगर बॉडी से हीट बाहर निकाल ली जा रही है तो ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी और गर्म हो जाएगी या बॉडी अब ठंडी हो जाएगी, ये मेरा सवाल है। टाइम स्टैम्प को मार्क करके आप बिल्कुल बाकायदा अपना आंसर मेरे को दे दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर के, ठीक है। दे दिया, चलो वापस आ जाओ। अब जरा देखना, जब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि दैट इज body will begin to cool down, body will begin to cool down। भाई बॉडी से हीट आपने निकाल ली, बॉडी का जो टेम्परेचर था, बॉडी की जो गर्माहट थी वो थी उसकी हीट की वजह से। अब अगर आपने बॉडी से हीट को ही बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। और जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा इसका मतलब बॉडी की हो चुकी है कूलिंग या बॉडी की कूलिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, बॉडी में से अगर हीट ऐसे लूज हो रही है, दैट इज बॉडी विल बिगिन टू कूल डाउन। Cool down, that is the body will begin to cool down।
इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक टर्म को मैंने खोल के रख दिया तुम्हारे सामने, कूलिंग ऑफ वाटर, कूल हो रहा है पानी, इसका मतलब उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो रहा है। और तुम एक बात समझ जाओगे, अभी तुम इतने समझदार तो हो ही, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात करिए तो भाई साहब देयर इज अ चेंज इन द हीट ऑब्वियसली, और वो भी क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोला है मैंने, तो रेट का मतलब टाइम, और उसमें भी मैंने रेट ऑफ लॉस बोला है। लॉस का मतलब क्या, हीट जो है ना वो गायब हो रही है, हीट जो है वो कम हो रही है। एंड इफ समथिंग डिक्रीजेस तो उसका डिफरेंशियल जो है वो माइनस सिंबल के साथ आ जाता है एज अ कोएफिशिएंट। तो आपको ये वाली बात चमक गई। यहाँ पे हीट का लॉस हो रहा था तो इसलिए यहाँ पे माइनस, अगर हीट का गेन हो रहा होता तो ऑब्वियसली प्लस होता। ठीक है, चलिए ओके, डन डन डन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द कूलिंग ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने पहले ही कहा था कि भाई टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे जितना टेम्परेचर डिफरेंस है। और फिर से बोल रहा हूँ, किन दो चीज के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और टी नॉट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड द फॉलोइंग, द कूलिंग ऑफ द वाटर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर एंड दैट ऑफ द सराउंडिंग, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या होता है, जरा गौर करते हुए चलिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, और टाइम को हम मेजर कर रहे हैं इस बार मिनट्स में, ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे समय आगे बढ़ रहा है तो आपने एक बात नोट करी, वाई पे सिर्फ टेम्परेचर थोड़ी आ रहा है, वाई पे क्या सिर्फ टेम्परेचर आ रहा है, नहीं सर, वाई पे आपको देखने को मिलेगा पूरा बकायदा टेम्परेचर डिफरेंस, वाई पर आपको देखने को मिलेगा पूरा बकायदा टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो भाई साहब क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे ही सराउंडिंग और बॉडी के बीच का, बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। भाई एक बात सुनो, सराउंडिंग तो उतनी गर्म होगी नहीं, तो सराउंडिंग रिलेटिवली यहीं पर है, मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसका लेवल मैंने ये मान लिया। लेकिन अब क्या है कि पहले जब स्टार्टिंग में मैंने पहली बार इस सिस्टम को देखा था तो जो पानी था ना वो बहुत उबाल मार रहा था, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता तो इसका जो टेम्परेचर था ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। और तुम एक बात नोट कर रहे हो, इन दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होना स्टार्ट हो गया है। मतलब समय के साथ साथ टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस कम होना स्टार्ट हो रहा है मतलब एक बात श्योर है कि ये जो बॉडी है ना वो ठंडी होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आया समझ, आया समझ, आया समझ। तो यहाँ पे वही था कि समय के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो गया मतलब बॉडी की कूलिंग हो गई ना भैया, या बॉडी कूल हो रही है। आया समझ। तो ये वाला जो बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है ये हम लोगों ने उठाया था इससे। आया समझ। ये जो पहला वाला पॉइंट है ना ये आपको बता रहा है भाई साहब की जो कूलिंग होती है ना पानी की, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर एंड द सराउंडिंग। द फर्स्ट थिंग वाज दिस। दूसरा, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर। मैंने पहले भी कहा था कूलिंग ऑफ वाटर को दरअसल मैंने कितने प्यार से जोड़ा था रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट से। चमका तुमको? कूलिंग ऑफ वाटर को मैंने बड़े प्यार से जोड़ दिया था रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट से। तो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर मतलब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। अब ये दोनों में ना अलग अलग अंतर है। पहली बात तो ये डेल्टा से डेल्टा मत काट लेना, तुमको पता है यार ये ऊपर वाला चेंज इन टेम्परेचर है और नीचे वाला चेंज इन टाइम है, तो दोनों टी का मतलब अलग है। अब फिजिक्स में क्या होता है कि क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, भर के हैं, अलहदा नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो सिंबल्स हैं वो तो कम पड़े आते हैं ना, तो इसलिए जो बड़ा वाला टी है दैट इज फॉर टेम्परेचर, तो डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, छोटा वाला टी है फॉर टाइम, तो ये छोटे वाले डेल्टा टी का मतलब चेंज इन द टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका स्लोप आ गया। एक और बात पे जरा गौर फरमाइएगा, ये जो टी माइनस टी नॉट लिख के रखा हुआ है ना, ये इटसेल्फ दरअसल क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस को तो आप डेल्टा टी बोलते ही रहते हो ना, तो ये अपने पास स्लोप है। अच्छा, काफी लोग को ये नहीं चमकता कि सर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी को ही आप स्लोप क्यों बोल रहे हो। इनफैक्ट सर हमको तो ये भी याद नहीं आ रहा कि स्लोप क्या होता है। तो जिनको याद नहीं आ रहा कि स्लोप क्या होता है तो भाई डोंट फियर, आई एम हियर। स्लोप पहली बात तो एम से करेंगे रिप्रेजेंट,
मैथ्स में इसको tan थीटा से भी करते हैं रिप्रेजेंट, जहां पे थीटा जो होता है ना वो एंगल होता है जो लाइन बनाएगी विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस बात को दिमाग में बहुत बेहतरीन तरह से सेट कर लीजिए। स्लोप निकालने के टाइम पर जो tan थीटा आता है, इसमें जो थीटा होता है वो एंगल है जो लाइन बनाती है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इट इज एज सिंपल एज दैट। वाई एक्सिस है, मान ले एक्स एक्सिस है, और मैंने एक लाइन मार दी ऑन दी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मैंने लाइन मार दी ऑन दी एक्स एक्सिस। तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा, यही हम यूज करेंगे tan थीटा के लिए। इसी एंगल को हम यूज करते हैं किसके लिए बेटा? tan थीटा में आने वाले थीटा के लिए। और उसके बाद जो कहानी में चेंजेस आते हैं वो ये होता है। भाई काफी लोग बोलते हैं सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी तो स्लोप होता है। तो मैंने कहा होता है ना मेरे भाई, क्यों नहीं होता। लेकिन जो y2 माइनस y1 तुम अभी जो बोल रहे हो वो y2 माइनस y1 बेसिकली क्या होता है? चेंज ऑन द y कोऑर्डिनेट। और x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? चेंज ऑन द x कोऑर्डिनेट। तो dy अपॉन dx को भी ऑब्वियसली यू कैन से स्लोप, ठीक है। अगर तुमको एवरेज चेंज लेना है तो गो विथ डेल्टा y बाई डेल्टा x, कोई बुरा नहीं मानता, ठीक है। अब जो हम जिस ग्राफ की तुमसे बात कर रहे थे बेटा, तो उस ग्राफ में क्या हुआ था? उस ग्राफ में यहां पे आया था t माइनस टी नॉट, और यहां पे आ गया था टाइम t, ठीक है। और यहां पे जो ग्राफ था वो ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का था, ठीक है। दिस ग्राफ वॉज लाइक दिस। लेकिन अगर कोई आपसे स्लोप पूछ ले इस ग्राफ का, तो स्लोप के लिए ऑब्वियसली अगर तुम जाओगे सर tan थीटा, तो मैंने बोला भाई यहाँ पे थीटा नहीं दिख रहा है तो कन्वीनियंट नहीं होगा, तो दूसरे वाले फंडे पे चले जाओ, गो विथ dy बाई डी एक्स और डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा y लिखोगे वो मैं समझ गया, डेल्टा x लिखोगे वो मैं समझ गया, लेकिन y पर आ क्या रहा है? तो y पर आ रहा है क्या? t माइनस टी नॉट, विच इज बेसिकली इटसेल्फ डेल्टा t ओनली, ठीक है, विच इज बेसिकली इटसेल्फ डेल्टा टी ओनली, चेंज इन टेम्परेचर। और एक्स पे क्या होगा? टाइम। टाइम भी तो चेंज ही हो रहा है ना, टाइम भी तो चेंज ही हो रहा है। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, ऊपर वाला टेम्परेचर नीचे वाला टाइम, इसको अपन ने स्लोप कहा था, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो था ना वो यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके। उसके बाद क्या था? द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर is high in the beginning and decreases continuously as the temperature of water falls। इसका मतलब क्या है? जो रेट ऑफ कूलिंग होती है ना बेसिकली वाटर की, वो स्टार्टिंग में बहुत हाई रहती है। इसका मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो जो रेट ऑफ कूलिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। इसका मतलब क्या? एक सेकंड में 10-10 जूल की एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी। मेरी बात समझते हुए चलना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा है 10 जूल, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपके दिमाग में कुछ वैल्यूज फिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर है दैट बेसिकली इज प्रोपोर्शनल टू डिक्रीजेस कंटिन्यूसली एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिगिंस टू फॉल। इसका मतलब क्या कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है ना वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। फिर से बोलता हूं, देखो, रेट ऑफ कूलिंग इज हाई इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में रेट ऑफ कूलिंग हाई क्यों थी? अरे भाई इसको ऐसे देखो ना, स्टार्टिंग में रेट ऑफ कूलिंग इसलिए हाई थी क्योंकि स्टार्टिंग में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत हाई था। स्टार्टिंग मतलब t इक्वल टू 0, तो स्टार्टिंग में रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बहुत ज़्यादा था, इसका रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज़्यादा था। क्यों भाई? रेट ऑफ कूलिंग इसलिए ज़्यादा था क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ा तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया, तो रेट ऑफ कूलिंग भी जो है ना वो भी कम हो गई। इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल जो है मैं तेरे को देता हूँ। एक काम कर, पहले ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले, ये बेसिक था स्लोप के लिए। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो हो चुका। अब जरा ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद मैं इसके बारे में पूरा फंडा क्लियर करता हूँ। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया? चलो अब तुमको बताता हूँ। तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर जो है ना वो स्टार्टिंग में बहुत तगड़ा था, उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो गया। क्योंकि होता ये है बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है ना, मैं स्टेटमेंट पे आपको लेकर के आने वाला था, लेकिन अभी क्या है, मैं एक बार आपको पहले स्टेटमेंट यहीं पे सिखाई देता हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूटन का लॉ है फॉर कूलिंग। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है ना वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसी बात को बहुत ही सेटल तरह से यहां पे कहा गया था कि रेट ऑफ कूलिंग जो है ना वो बहुत ही हाई था इन द बिगिनिंग, ठीक है। जब शुरुआत हुई थी कहानी की तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट।
अगर कोई बॉडी ज्यादा हीट बाहर लूज कर रही है तो बॉडी ज्यादा कूल हो रही है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ कूलिंग जो है ना वो बिगिनिंग में बहुत हाई रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब रेट ऑफ कूलिंग जो होता है या फिर जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है बॉडी का, वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस पे, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान ले टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो है ना वो 100 डिग्री मान लिया मैंने, ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ दी सराउंडिंग जो है ना वो मैंने मान लिया 25 डिग्री, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा ना जो डिफरेंस होता है ना बेटा वो अपन को रखना पड़ता है 40 डिग्री के नीचे, ठीक है। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार ऐसा होता है, ठीक है। तो मान लेता हूँ ये 25 पे था, तो अपन इसको रख लेते हैं अभी 55 पे, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई साहब कि यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर का डिफरेंस मेजर करो तो वो है सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री का, ठीक है भाई। जब टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस कम है ना, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है वो कम होगा, और जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या है बताऊंगा उसके बारे में। अब थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आते हैं। तो पहले था टेम्परेचर बॉडी का कितना 55, सराउंडिंग का 25 था। अब एक काम करो, अब जब इसमें से भाई देखो टेम्परेचर डिफरेंस तो है यहाँ पे, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट तो होगा, तो बॉडी का जो हीट है ना वो दरअसल कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में। लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर मत बढ़ाना, क्योंकि सराउंडिंग की जो थर्मल कैपेसिटी है वो इन्फिनाइट है, वो कितनी भी हीट ले लेगी उसका टेम्परेचर ज्यादा कंसिडरेबली नहीं बढ़ता, ठीक है। अब मान ले ये आ गया 50 डिग्री पे, किस पे आ गया, ये आ गया 50 डिग्री पे। सराउंडिंग का टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है 25 डिग्री का। अब जरा 2 मिनट इसको और ठंडा कर दो, इसको कर दो तुम कितना 45 पे। जब तुमने इसको कर दिया 45 पे, सराउंडिंग का टेम्परेचर मत बढ़ाओ, सराउंडिंग की थर्मल कैपेसिटी इन्फिनाइट है, ठीक है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितने का आ गया, 20 डिग्री का आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और करो, जब टेम्परेचर ऑफ दी बॉडी अपन ने कर दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ दी सराउंडिंग जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर यहाँ कितना बच गया, 15 का बच गया, ठीक है। चलो अब तुमको ये वाली पूरी बातचीत जो है ना वो समझ में आएगी, जरा ध्यान देते हुए चलना क्या होता है। अब मैं हर जगह पे निकालने वाला हूँ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मैं हर जगह पे निकालने वाला हूँ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट dQ बाई dt। यहाँ पर भी निकालने वाला हूँ, यहां पर भी निकालने वाला हूं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। ध्यान दीजिए। जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा, आपका पूरा फोकस कहां पे होना चाहिए बेटा, आपका पूरा फोकस पहले इस वाले चेन पे होना चाहिए, ठीक है। जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज्यादा होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा था न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर, और जो कि बिल्कुल सटीक बात थी, उसी को सपोर्ट करने के लिए ग्राफ भी था और एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। तो जब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान ले अभी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो उसके बाद फिर 25 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 15 हुआ, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वो पहले वाले केस में है। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी सबसे ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर का डिफरेंस 30 डिग्री का है तो मान लेते हैं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है ना वो ऐसा है कि -10 जूल पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे 10 जूल जो है ना, माइनस तो मैं यहाँ पे लिख ही चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब 10 जूल जो है ना वो दरअसल लूज हो रहा है पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी तो कम हो जाएगा। भाई मुझे ये वाली बात बताना कि तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मैं इसको एक बार तरीके से लिख दूँ बेटा, बस, ठीक है। 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बाकी सब जगह लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा फोकस करो। जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 था अब हो गया 25, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो गया। जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम हो जाएगा। तो जहां पहले 1 सेकंड में 10 जूल का लॉस हो रहा था, वहां अब 1 सेकंड में मान ले सिर्फ 8 जूल का लॉस हो रहा है पर सेकंड, ठीक है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, रेट का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम का तो कंसर्न आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद
अब था 25 डिग्री, अब उससे भी कम हो चुका है, अब आ गया 20 डिग्री पे, ठीक है, क्या टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस और कम हो जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और कम हो जाएगा। जहां अभी पहले वाले केस में 1 सेकंड में 8 जूल गायब हो रहा है पर सेकंड, वहीं अगले वाले केस में टेम्परेचर डिफरेंस कम हो चुका है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम हो जाएगा। भाई जहां पहले 8 जूल जा रहा था 1 सेकंड में, वहां अब 6 जूल गायब होगा पर सेकंड, और उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस और कम हो गया है, 15 डिग्री का हो चुका है टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस और भी कम हो जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और भी कम हो जाएगा। पहले जहां 1 सेकेंड में 6 जूल गायब हो रहा था पर सेकेंड, वहां अब 4 जूल की एनर्जी जो है वो गायब हो जाएगी पर सेकेंड। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये दरअसल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पूरा एकदम खोल के रख दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। ये बताओ ये वाला फंडा क्लियर हुआ क्या, ये वाली चीज दिमाग में बेहतरीन तरह से सेट हो गई है क्या। बाकी स्टेटमेंट देखो भाई, सिर्फ यहां पे बस एक ये पॉइंट आया था कि रेट ऑफ कूलिंग जो है ना वो दरअसल स्टार्टिंग में बहुत हाई थी तो उसके बाद कम हो गई। तो भाई ये कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, यहीं से न्यूटन लॉ का पूरा बेस फॉर्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग में रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। धीरे धीरे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता गया तो धीरे धीरे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम होता गया, तो धीरे धीरे रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती गई। आया समझ कि नहीं आया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे, ग्राफ के सहित ले चुके होंगे ऑब्वियसली। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए ना सबसे बेसिक चीज़ जो है वो दरअसल ये होती है, ठीक है। तो मैंने अभी फिर से बोल देता हूँ मैं इसको कि ये दरअसल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का बेसिक है। बेसिक क्या, यही है, मान लो तुम तो यही है तुम्हारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब बाकी उसको फिर अपन बाकायदा शब्दों में जमाएंगे और डेरिवेशन भी करेंगे, वो तो अलग मसला होगा। लेकिन जो होता है ना एकदम रॉ थॉट क्या होगा इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, तो ये रहा अपना पूरा का पूरा प्रोसेस। इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं तो बोलता हूँ भाई मेरे साथ साथ अगर तुम उसको लिखते हुए चलोगे ना तो ही ज़बरदस्त बात है, ठीक है। चलो इसको ना लिख लेना इसमें ऐसे अच्छे से कि बेटा ये वाला केस 1 था, ये जो हमने बनाया था ये था केस 1, ये था केस 2, ये था केस 3। या केस मत लिखो, उसको स्टेज लिखो, पता है क्या, क्योंकि एक ही बॉडी है ना, एक ही बॉडी है ना। उसी बॉडी का पहले था टेम्परेचर 55, बाद में हो गया 50, फिर हो गया 45, फिर हो गया 40। तो इसको अपन लिखते हैं स्टेज 1, ये स्टेज 2, स्टेज 3 और ये हो जाएगा स्टेज 4, ठीक है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा आप लोग, उसके बाद फिर मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। तो यहाँ पे इसका तो अपन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। अब जरा From the above experiment, we conclude that a hot body loses heat to the surroundings in the form of heat radiations. कोई भी अगर hot body होती है तो फिर वो अपने radiations के फॉर्म में heat को lose करती है। ये अपना पहला वाला पॉइंट था, ये वाला चमका। चलो निपटा उसको, चलो ठीक है फिर, है ना। फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट अ हॉट बॉडी लूजेस हीट टू द सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशंस। ओके सही बात है, कोई भी बॉडी अगर हॉट बॉडी है मतलब हाई टेम्परेचर पर है वो बॉडी, हॉट बॉडी है मतलब हाई टेम्परेचर पर है वो बॉडी, तो वो बॉडी जो है ना वो लूज करेगी हीट टू द सराउंडिंग, बिकॉज सराउंडिंग ऑब्वियसली लो टेम्परेचर पर होगा एज वेन कंपेयर टू अ हॉट टेम्परेचर बॉडी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशंस। ओके कूल, बहुत बढ़िया। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ये सबसे प्यारा पॉइंट है बेटा, लिखा बड़े आराम से है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। यही तो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यही तो होता है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। इसे अपन कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। न्यूटन मेड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ हॉट बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग। न्यूटन ने एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करी थी अबाउट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट
बाय अ हॉट बॉडी और टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा, इस पर बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करी थी न्यूटन ने। ही फॉर्मुलेटेड अ लॉ नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब एक ही स्टेटमेंट को ना अलग अलग तरह से बयां किया जाएगा, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट आप इसको इस तरह से भी जमा के लिख सकते हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी, ऑब्वियसली मतलब ये माइनस डी क्यू बाई डी टी। मैंने आपको इन टर्म से ना फेमिलियर पहले ही करवा दिया है, क्योंकि ये बाद में जाकर के डेरिवेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the difference in temperature of the body and the surroundings, provided that the difference in temperature is small and not more than 40 डिग्री। मैंने एग्जाम्पल अपना कोट करने के टाइम पर भी ये कहा था कि जो डिफरेंस है ना टेम्परेचर के बीच में वो 40 डिग्री से कम का होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ रखा था 55, यहाँ रखा था 25। तो अपनी कहानी की जो शुरुआत हुई थी ना वो शुरुआत ही हुई थी 30 डिग्री से। तो डिफरेंस जो है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, दैट शुड बी लेस देन 40 डिग्री। इस बात का मैंने ख्याल रखा था, ठीक है। तो चले ओके से क्लियर करता हूँ मैं, तो ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर दो बॉडीज के बीच में, इसका मतलब यूजुअली एक हॉट बॉडी और सराउंडिंग, तो हॉट बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस अगर वो बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बहुत तगड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी जो है ना वो कम हो जाएगा। इसको मैंने बहुत ही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करके रखा हुआ था पहले, ठीक है। ओके, provided that the difference in temperature between the surrounding and the body should be small and not more than 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। भाई ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इसी के तो नंबर है, ये स्टेटमेंट है, इसी के तो नंबर है, ठीक है। जहाँ दिल बना दिया वहाँ पे तुम्हें दिल लगा लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जल्दी एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो ये तुम्हारे पास प्रॉपर स्टेटमेंट आ चुका है, ठीक है, प्रॉपर स्टेटमेंट। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हो गया? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलें आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। ओके डन, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन मोर वे ऑफ स्टेटिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज, एक और तरीका होता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को बयां करने का। और सर वो तरीका क्या होता है? मैंने कहा था कि अलग अलग तरह से इसको बयां किया जाएगा। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ऑल्सो स्टेट्स दैट द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, पहले रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोल दिया, रेट ऑफ कूलिंग बोल दिया, और यहाँ पे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बोल दिया। न्यूमेरिकली लिखने के टाइम पे एक्सप्रेशन वाइज इनका मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो ये जो माइनस डी क्यू बाई डी टी है ना, इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। मेरी बात पे जरा गौर करना बेटा, जहां पे Q का मतलब खुद हीट होता है, ठीक है। तो जब माइनस डी क्यू बाई डी टी है, इसका मतलब ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कभी ऐसा लिख दिया माइनस डी टी अपॉन डी टी, अब भैया समझो मेरी बात को, डी टी वाला जो टी है वो टेम्परेचर है और जो नीचे डी टी वाला टी है वो टाइम है। तो ये दरअसल रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्यों है, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर क्यों है, माइनस भी तो लगा हुआ है। तो भाई साहब इसको अपन यूज करेंगे फॉर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, इसको अपन यूज करेंगे फॉर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। अगर तुम मेरी पूरी बात समझ पा रहे हो तो दिस इज बेसिकली रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन क्या है कि इन दोनों का ना न्यूमेरिकली मतलब जो है वो बहुत अलग अलग है, ठीक है। न्यूमेरिकली लिखने में ये डी क्यू बाई डी टी, न्यूमेरिकली लिखने में ये माइनस डी टी बाई डी टी, ठीक है। बट द थिंग इज दिस कि जो सब चीज़ें हैं ना वो दरअसल एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि भाई बॉडी जो है वो ठंडी हो रही है। आया समझ? तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोल दो, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बोल दो, या फिर रेट ऑफ कूलिंग बोल दो, या फिर रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी बोल दो, या फिर रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी। इन सब का फीलिंग सेम है, ठीक है। ऑल हैव सेम फिजिकल मीनिंग, ठीक है। न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सबका मतलब सेम ही है, सेम फिजिकल मीनिंग है सबका।
तो अब क्या है कि ये अलग अलग तरह से टर्म्स लोग यूज़ करेंगे, तो तुम क्या है डिफरेंट डिफरेंट बुक से रेफर करोगे तो फिर तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए तुमको मैंने पूरा बता दिया कि इन टर्म्स के अलावा कोई यूज़ नहीं करता, या तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, या तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, या फिर रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी। सबका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो ठंडी हो रही है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिजिकल मीनिंग सेम है, लेकिन न्यूमेरिकल लिखने के टाइम पे ना वो हल्का सा मतलब जो है, मतलब डिनोशन जो है वो ज़रा सा अलग अलग होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या बोल दिया है, इस बार बात करा गया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर में। चलो भैया ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑल्सो स्टेट्स दैट रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी कितना जल्दी ठंडी होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लो भैया डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये तो वही वाली बात हो गई ना भाई, बॉडी कितनी जल्दी ठंडी होगी ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बहुत ज़्यादा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट मोर देन 40 डिग्री, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपको डेरिवेशन के ऊपर भी तो लेकर के चलना है, आप लोगों को डेरिवेशन के ऊपर भी तो लेकर के चलना है, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा। आगे बढ़े, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी थ्रू रेडिएशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमने इस बारे में बात करी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है बॉडी का, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, गिवन दैट कि उन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है, दिस शुड नॉट बी मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहां पे कहा गया है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन 2 मोर थिंग्स। पहला, नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस। पहला, नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस। अपने आंसर को बहुत फैंसी बनाने के लिए ऑब्वियसली यू कैन यूज दीज टर्म्स, तो मैंने वो भी आप लोग के लिए लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी है, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, और दूसरा एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस। ठीक है, एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, भाई इस बारे में हमने बात करी थी जस्ट लास्ट वाले लेक्चर में, थर्मल कंडक्टिविटी वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है एरिया भी। तो जी हाँ, डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत। ओके, लेट अ बॉडी, अब यहां से थोड़ा सा ना मतलब डेरिवेशन की तरफ आपको लेके जाया जाएगा। तो लेट अ बॉडी ऑफ मास m, यहां पे थोड़ा सा आपको डेरिवेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो लेट अ बॉडी ऑफ मास m और स्पेसिफिक हीट है उसकी s के बराबर। ठीक है, एंड टेम्परेचर T, बॉडी का टेम्परेचर कितना है बेटा, T के बराबर, इज केप्ट एट अ प्लेस एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज T नॉट। ठीक है, मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो T नॉट के बराबर है, जहां पे ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। क्या बोला मैंने, बॉडी का जो टेम्परेचर है, क्या बोला मैंने, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो यहां पे हीट का फ्लो होगा फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर बॉडी टुवर्ड्स अ लो टेम्परेचर बॉडी, इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो ठीक है, नाउ देयर विल बी अ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी। जब ऐसा होगा तो दरअसल बॉडी जो है ना वो हीट लूज करेगी। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे बॉडी जो है ना वो हीट लूज करेगी ऑब्वियसली, बिकॉज हीट तो फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स अ लो टेम्परेचर बॉडी। तो जब यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बड़ा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, जब बॉडी का टेम्परेचर बड़ा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम बॉडी टू दी सराउंडिंग। ठीक है, ओके, यहाँ पे डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए एक किक दिया गया है कि भैया dq को मान लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, लॉस्ट बाय द बॉडी इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt। तो मान लिया कि भाई छोटी सी हीट है dq अमाउंट की, वो लूज हो गई, और वो कब लूज हुई, वो किस अंतराल में लूज हुई, dt के अमाउंट ऑफ टाइम में लूज हो गई। ठीक है, तो उसके बाद कहानी कैसे प्रोसीड होगी, अब जरा आपको लेके आते, एक काम करो, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, डन डन डन, आ जाओ जरा ध्यान देना। तो भाई रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्या बोला जा रहा है बेटा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है, दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। एवरीबडी नोज कि ये टेम्परेचर का डिफरेंस किन दो चीजों के बीच में, बाय सराउंडिंग, मतलब बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है,
is proportional to the temperature difference between the body and the surrounding. It is as simple as that. ठीक है, चले अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, मतलब पहली बात तो रेट है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, और लॉस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, दिस बिकम्स द टेम्परेचर डिफरेंस। इस बात को यहां पर भी लिख करके रखा हुआ था कि T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और T नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, जहां पे T की वैल्यू T नॉट से बड़ी है, T की वैल्यू T नॉट से बड़ी है। ठीक है, और हम इसको बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के कंडीशंस के अंदर ही कर रहे हैं कि मतलब 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हमने मेंटेन करा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, दिस शुड नॉट बी मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इतनी सी बात तो क्लियर हो चुकी है। तो माइनस dQ/dt इज इक्वल टू, ठीक है भाई, मैं छोटा वाला K यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या यूज़ करा, छोटा वाला K यूज़ करा, और ये आ जाएगा T माइनस T नॉट। भाई ध्यान रखना, कभी छोटा K फिर कभी बड़ा K यूज़ करेंगे, यहाँ पे अपन ने बस छोटा वाला K यूज़ किया है। तो माइनस dQ/dt इज इक्वल्स टू K टाइम्स T माइनस T नॉट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब आपको ना एक बात पे गौर करना चाहिए। नाउ ये जो Q होता है ना, हीट, वो दरअसल क्या था बेटा, मास पे डिपेंड कर रहा था। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस पे, मतलब Q इज इक्वल्स टू mst था, तो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा। बॉडी के पास क्या हीट है, तो बॉडी के पास क्या टेम्परेचर है, T के बराबर है, तो बॉडी के पास हीट क्या होगी, m इंटू टी, और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट S आ गया था, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ms इंटू टी। तो भैया इस वाले बात पर जरा गौर फरमाते हुए चलेगा, बिकॉज ये चीज़ अभी अपने को यूज़ करनी पड़ेगी। Q क्या हो गया है, ms t के बराबर। Q क्या हो चुका है बेटा, m इंटू s इंटू टी के बराबर। ठीक है, अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, माइनस d/dt, उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला t है फॉर टाइम। ठीक है, ध्यान देना, और Q को मैंने लिख दिया है ms और टेम्परेचर, तो ms इंटू टी कर दिया है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे राइट में क्या बचेगा, K था, और यहाँ पे था T माइनस T नॉट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं, पक्का क्लियर हो। चलो अब एक काम करो, माइनस इसको रखा मैंने dt ओवर स्मॉल वाला dt इज इक्वल्स टू, अब एक काम करता हूँ, m इंटू एस को मैं K के नीचे फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो ये था K, इसके नीचे मैंने फेंक दिया किसको बेटा, m इंटू एस को, और यहाँ पे आ जाएगा T माइनस टी नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, T माइनस टी नॉट। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये K क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, छोटा वाला K था ये, m मास कांस्टेंट, s स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। तो एक काम करें, इसको पूरा मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। ठीक है, विच इज बेसिकली रिटन लाइक दिस। ध्यान दीजिएगा, जो छोटा वाला K अपॉन ms था ना, जो छोटा वाला K अपॉन ms था, ये एक अनदर कांस्टेंट है। ठीक है, पहले जो K था वो तो कांस्टेंट था ही, पहले जो छोटा वाला K था वो तो कांस्टेंट था ही। अब ये कांस्टेंट अपॉन एक और कांस्टेंट m इंटू एस आ गया, तो ये बन जाएगा एक अनदर कांस्टेंट, उसको मैं कैपिटल K बोल दूं बेटा, चलेगा आप लोग को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस dt/dt। अब जरा बस देखते हुए चलना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ से आगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माइनस dt/dt उसको बिल्कुल मत छेड़ो, माइनस dt ओवर dt इसको बिल्कुल मत छेड़ना, इज इक्वल टू क्या हो चुका है बेटा, ये अपने पास पूरा आ चुका है कैपिटल K। ठीक है, ये अपने पास पूरा आ चुका है कैपिटल K, और नीचे आ चुका है T नॉट। ठीक है, तो मेरे, अच्छा वो एक सेकेंड, मल्टीप्लाई में आ चुका है, ये तो K आ ही चुका था, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में क्या आ चुका है, T माइनस टी नॉट। सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। अब एक काम करूंगा, उसको पटक दूंगा मैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो माइनस dt ओवर T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू आ जाएगा dt, K इंटू क्या आ जाएगा dt। इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। ठीक है, अब देखो भाई साहब, यहाँ पे आ रहा है टेम्परेचर का, यहाँ पे आ रहा है टाइम का, अंतर है, अंतर है, अंतर है। यहाँ पे टेम्परेचर का मैटर है, यहाँ पे टाइम का मैटर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मेरे को दो बार यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन है, इसको अपन दो बार यूज़ करेंगे। तो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करें, इसको अपन करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं बेटा इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इसको अपन कर देते हैं बेटा इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो वी हैव इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी हैव। भाई जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तो हमारे पास dt जो है ना वो शो कर रहा है कि कैपिटल T इज द वेरिएबल, जहाँ पे T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और मैंने कहा था कि T नॉट क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। भाई तुम सराउंडिंग में कितनी भी हीट दे दो, उसका टेम्परेचर जो है वो कुछ ज्यादा अमाउंट से राइज नहीं होने वाला। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, T नॉट इज बेसिकली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, जब मैं करूंगा ना इसको इंटीग्रेट में, बस क्या आएगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसे log x होता है। ठीक है, अच्छा एक काम मैं और करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये लॉग में फालतू का माइनस ना आए, इसलिए मैं अगर चाहूँ तो मैं इस वाले माइनस को मैं यहाँ कर दूंगा शिफ्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। बात तो वही होगी ना। तो अब जरा देखते हुए चलना क्या होगा जब मैंने करा इसको इंटीग्रेट, तो ये आएगा log ऑफ t माइनस टी नॉट। ठीक है, तो पहले एक काम करो बेटा, पहले ना आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे लिखा था, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये बस पहले वाला ऊपर मेन लाइन हो गया, उसके बाद फिर इसको लिख लेना, उसके बाद फिर इसको लिख लेना। जल्दी एक बार इतना नोट करो, उसके बाद फिर मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ कहानी को। नोट करो बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। चलो ठीक है, इतना पूरा क्लियर था। अब जरा गौर करा, इसको अपन ने करा इंटीग्रेट, तो 1/t माइनस टी नॉट dt था ना, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, log ऑफ ये आ जाएगा t माइनस टी नॉट। अपने पास क्या आ जाएगा, log ऑफ t माइनस टी नॉट। इसको देखते हुए बोल रहा हूँ, सिर्फ इसको देखते हुए बोल रहा हूँ, log ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के, और dt का जो होगा इंटीग्रेशन वो तो हो जाएगा t के बराबर, dt का जो होगा इंटीग्रेशन वो होगा t के बराबर। अब आ जाएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट c, अब जरा इसको आप गौर करिएगा, इसको मैं अगर चाहूँ ना तो ऑब्वियसली मैं इसे ग्राफ से जोड़ सकता हूँ। ये आएगा y इज इक्वल टू, भाई ये स्लोप तुम्हारे पास आ गया है माइनस के। ठीक है, तो y इज इक्वल टू m, उसके बाद टाइम यहाँ पे आ जाएगा तो mx, और प्लस तुम्हारे पास इंटरसेप्ट तो पहले से ही मौजूद था, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। कई दफ़ा ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहाँ पे y पर होगा ये वाला फंक्शन, x पर होगा टाइम, और स्लोप नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज डिक्रीज तो हो ही रहा है ना, टाइम के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कम होते जाता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, पहले वाले का स्क्रीन का तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे, अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन। हो चुका। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा। ठीक है, अब एक काम करेंगे, अगर ऐसा होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो देखो कम तो हो ही रहा है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि वो T1 से T2 तक पहुंच गया। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर देखो, ये T तो था ही, स्टार्टिंग में T था, फिर उसके बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर वॉज T नॉट। तो मैंने ऐसा मान लिया कि जब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा और कम होगा। तो मान लेता हूं बीच में कभी T1 से T2 तक हो गया। क्या हो गया, T1 से T2 तक हो गया। तो जरा उसको मैं लिख लूं यहाँ पे, if temperature of the body changes from T1 to T2 in time interval of 0 to t। ठीक है, 0 से लेकर के t के टाइम इंटरवल में बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 तक चेंज हो गया है, और इसके लिए आपका पूरा फोकस जो है ना वो इक्वेशन नंबर 1 पे होना चाहिए। भाई जरा करके देखो इंटीग्रेट T1 से T2 तक, क्या लगता है तुम्हें कहाँ तक पहुँचोगे? आया कुछ समझ? बहुत सिंपल है, यहाँ पे इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। क्लियर? चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अब इसको अपन करेंगे इंटीग्रेट, जहां पे टेम्परेचर जो होगा वो T1 से T2 तक वेरी करेगा, और टाइम जो होगा वो 0 से लेकर के बस T तक वेरी करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब जरा गौर करें, माइनस तो वहीं पे था ना, ओके डन। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस टी नॉट dt, जहाँ पे ये वेरी करेगा T1 से
T2 तक, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस, उसके बाद K था अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ dt था जो वेरी करेगा 0 से लेकर के t तक, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को 0 मान लो, ठीक है, बिकॉज लिमिट्स तो अपन लगा रहे हैं यहाँ पे। अब एक काम जरा करते हुए चलना, 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x, ठीक है, तो log विद बेस e है ना, मतलब नेचुरल log है, ठीक है, और ये भी t माइनस टी नॉट। काफ़ी लोग सोचेंगे सर यहाँ पे माइनस आना चाहिए बिकॉज नीचे माइनस आ रहा है, बेटा ज़रा सुनो, वेरिएबल ऑपरेटर जो है ना वो t है, सिर्फ टी है, टी नॉट नहीं है वेरिएबल ऑपरेटर, तो कैपिटल टी इज द वेरिएबल ऑपरेटर और कैपिटल टी जो है ना उसका कोएफिशिएंट प्लस में था, तो ये पूरा प्लस में ही रहेगा, इसको लेकर के बेफिक्र रहना। ये रहेगा अपने पास, इसका आ गया इंटीग्रेशन, जहाँ पे लोअर लिमिट है T1, अपर लिमिट है T2, पुट कर दूंगा अभी 2 मिनट में, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास माइनस के, चलेगा, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैंने पुट कर दी। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, पक्का श्योर हो, ठीक है। अब ज़रा गौर करना, जब अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आएगा। अच्छा एक और चीज़ मैं, अच्छा एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको ऐसे कर ही देता हूँ सॉल्व। जब इसको मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो पहले ये हो जाएगा लॉग, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो T2 माइनस टी नॉट, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस करेंगे फिर लोअर लिमिट, ठीक है, तो log विथ बेस e, और फिर अपन ने पुट करा इसके अंदर लोअर लिमिट, मतलब T1 माइनस टी नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा T1 माइनस टी नॉट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू माइनस के टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के इंटू टी हो जाएगा, बाकी t माइनस 0 इज बेसिकली t ओनली ना। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया आप लोग को, पक्का क्लियर है। अब एक काम करो, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्या, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा ना तो ये वाला माइनस जो है वो कट जाएगा, जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा मेरे पास ये बचेगा log विद बेस ई T1 माइनस टी नॉट, माइनस ये बचेगा log विद बेस ई, और ये बचेगा T2 माइनस टी नॉट, ठीक है, माइनस कॉमन ले चुका हूँ ना, तो T2 माइनस टी नॉट बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे K और T तो था ही, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का शॉर्ट है, तो ये अपने पास बन गया। अब एक काम करो, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो log m माइनस log n जब सॉल्व करेंगे ना अपन, तो ये आता है log m बाई n, क्या आता है log m बाई n। तो मैं ज़रा इसको ना सेपरेशन दे रहा हूँ और यहीं पर आप लोग के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, आसान रहेगा आप लोग के लिए नोट करना, बाकायदा आसान रहेगा आप लोग के लिए नोट करना। चलो अब मैंने क्या करा, जैसे मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी यहाँ पे लॉग की, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा log विद बेस e, अभी नेचुरल log ही चल रहा है, ठीक है, m बाई n हो जाएगा, मतलब T1 माइनस टी नॉट अपॉन नीचे T2 माइनस टी नॉट, तो T1 माइनस टी नॉट अपॉन नीचे हो जाएगा T2 माइनस टी नॉट, और इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास राइट हैंड साइड में, इक्वल टू बचेगा सिर्फ KT के बराबर, क्या बचेगा KT के बराबर, और यहाँ पे टाइम है t, चलेगा आप लोग को इतना। अब जरा गौर करते हुए चलना, ये अपने पास लॉग में आ चुका है, ये नेचुरल लॉग आया था, अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ लॉग विद बेस 10 में, तो बस कुछ नहीं करना है, 2.303 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जिसकी मदद से आप कोई भी नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, जिसका बेस ई होता है, और जब आप नेचुरल लॉग लगाते हैं ना विद बेस ई, तो इस ई की वैल्यू क्या होती है 2.718, इस बात को भूलना मत, ठीक है, ये काम आएगा बहुत लॉन्ग रन में। क्लास 12th में एक चैप्टर होता है बेटा एसी, वहाँ पे एक इक्वेशन आती है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना ये बहुत तगड़ी चीज़ होती है, ठीक है, 11th में पढ़ने पड़ती है, 12th में पढ़ने पड़ती है, तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जब आती है ना वहाँ पे ई की वैल्यू को अपने को यूज़ करना पड़ता है, तो 2.303। अब ये जो log था ना ये कन्वर्ट हो चुका है log विद बेस 10 में, फॉर्मूला रिमेन्स अंदर वाला एज सिंपल एज दैट, T1 माइनस टी नॉट अपॉन नीचे T2 माइनस टी नॉट, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है KT, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा अपने पास में फाइनल फॉर्मूला, ये रहेगा अपने पास में फाइनल फॉर्मूला, इस बात को तुम दिलो जान में बसा करके रख लो, अति इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस बात को दिलो जान में बसा करके रख लो, अति 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का शॉर्ट है, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, और हाँ जी आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। बाकी इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, अगर नहीं लिया था तो 3 2 1 रेडी गो डन, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग।
हो चुका, 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। और फिर इसका लो स्क्रीनशॉट फाइनल। ये हो गया आपका पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके डन। चलिए बेटा, तो ये अपने पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो था वो हो गया है पूरा समाप्त। ठीक है, नोट्स बना लिए होंगे अच्छे से मेरे साथ साथ, बस जो आपने नोट्स बनाए थे ना अभी उसी को रिवाइज कर लेना। नोट्स बनते हुए चले होंगे तो अब तुम्हारे पास एक बर्डन कम हो गया नोट्स को बनाने का। ठीक है, नोट्स तो बन गए अपने, अब बस क्या करना है, हल्का सा रेस्ट लेकर के, बिकॉज इतना पढ़ने के बाद फिर कंटिन्यूस फ्लो में पढ़ना, उसमें ब्रेक अगर नहीं लोगे ना तो एफिशिएंसी थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसलिए मेक श्योर करना कि हल्का सा ब्रेक लो 10-15 मिनट का, उसके बाद जो भी नोट तुमने बनाए थे उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, बस टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए ठीक है, अब क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम as well as हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।